नमस्कार, मैं हूं खिरोद नायक और स्पर्श पीएससी एजुकेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित प्रमुख मुद्दों पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुनावी बॉन्ड, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है ना। ये चर्चा में क्यों है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो हाल ही में यानी कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए है ना असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसे मतलब जारी करना बंद भी कर दिया, बंद करने का आदेश दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी पार्टियों को फंडिंग का एक वित्तीय माध्यम था, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी एक वचन पत्र होता है, यानी कि धारक को वो जितने का बॉन्ड होगा उतना आप उसको भुनाने में, जब आप उसको कैश करवाएंगे तो आपके पास जितने का बॉन्ड होगा यानी कि जो भी वचन पत्र होगा उसके बदले आपको उतने अमाउंट, उतनी राशि आपको मिल जाएगी। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी भारतीय कंपनी एसबीआई के माध्यम से खरीद सकती थी और किसी पार्टी को चंदा दे सकती थी। कोई भी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी एसबीआई यानी बैंक के माध्यम से ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को वो चंदा दे सकती थी। बेसिकली ये जो भी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी थी वो एक बॉन्ड खरीदती थी, है ना। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का कोई एक वचन पत्र यानी कि बॉन्ड खरीदा। अब ये जो बॉन्ड है ना, इसको पॉलिटिकल पार्टी लेके जाएगी तो वो जितने का 1000 का बॉन्ड होगा तो उनको 1000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी। तो है ना, आगे हम इस पे और भी बात करेंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, ये भी देखेंगे। तो हमने यहाँ क्या जाना, चुनावी बॉन्ड क्या है और ये चर्चा में क्यों रहा, इस पे भी हमने चर्चा कर लिया। अब अगर हम इसके इतिहास के संबंध में बात करें तो सबसे पहले है ना इसे केंद्रीय बजट 2016-17 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय बजट 2016-17 के दौरान। और किसने प्रस्तुत किया था? तो तब के जो हमारे वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने इसे संसद में प्रस्तुत किया था यानी कि लोकसभा में। और इसे वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दिया गया। जब आप किसी विधेयक को है ना धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर लेते हैं तो इससे एक लाभ ये होता है कि जो राज्यसभा है वहाँ से फिर विधेयक को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण है ना धन्य विधेयक पे जो भी शक्ति है वो केवल लोकसभा को है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि इसे राज्यसभा में से पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया और लोकसभा से ही इसे पास कर लिया गया। फिर 2 जनवरी 2018 को इसे अधिसूचित कर दिया गया यानी कि नोटिफाई कर दिया गया, अर्थात लागू कर दिया गया। अब जो पहले चुनावी बॉन्ड की योजना के बिक्री के दिनों में वृद्धि, अगर हम पहले बात करें कि जो गवर्नमेंट जब इसे लेके आई थी तब इसे आप एक वर्ष में 70 दिन, है ना, 70 दिन आप चुनावी बॉन्ड एक वर्ष में खरीद सकते हैं। जो अलग अलग डिनोमिनेशन में थे यानी है ना 1 करोड़ के भी बॉन्ड थे। तो ये अलग अलग मतलब मूल्य के बॉन्ड थे। इसे आप एसबीआई जो है वर्ष में 70 दिन इसे जारी करती थी। लेकिन 7 नवंबर 2022 इस दिन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसकी जो बिक्री की ये जो 70 दिन है इसमें इसको वृद्धि किया जाए और इसे 85 दिन कर दिया गया, यानी कि लगभग 15 दिनों की वृद्धि की गई। और 2022 में ही जो 2 राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में चुनाव थे 2022 में ही, और 2022 में ही इसके बॉन्ड में के बिक्री के दिनों में वृद्धि की गई। 70 से लेके इसे 85 कर दिया गया। इसके बाद अगर हम एक घोषणा के संबंध में भी चर्चा करें तो 2019 के आम चुनाव में
कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि अगर वो सत्ता में आती है तो ये जो चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम है इसे वो बंद कर देगी, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाई। तो ये इसका पूरा इतिहास था। अगर हम आगे चर्चा करें तो चुनावी बॉन्ड पे आखिर फैसला क्या आया, तो यहाँ पे आपको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक एनजीओ है, यानी कि जो गैर सरकारी संगठन है, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, ठीक है, ये एक एनजीओ है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी, है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि ये जो बॉन्ड था ये इसमें जनता को ये पता नहीं चल पाता था कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने दिया और किसने कितना क्या बॉन्ड खरीदा है, ये भी इसमें ये गोपनीय रहता था, यानी कि किस पार्टी ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे ये, और किस पार्टी को उन्होंने वो बॉन्ड दिया या फिर उस बॉन्ड के माध्यम से किनको उन्होंने चंदा दिया, ये दोनों ही बातें गोपनीय रखी जाती थी। तो इस कारण इसे इन दोनों ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका प्रस्तुत की कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, इसे बंद कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट पे ये याचिका प्रस्तुत की गई और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, ठीक है, हमारे जो वर्तमान जो सीजीआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच का गठन किया गया और 5 जजों की जो बेंच है उसने फैसला दिया कि ठीक है, ये 15 फरवरी 15 फरवरी 2024 को अपने ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने बताया कि ये जो चुनावी बॉन्ड है ये असंवैधानिक है और ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। साथ ही इसे जारी करना बंद करने का अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि ये जो चुनावी बॉन्ड है इसे गवर्नमेंट जारी करना बंद करे, और साथ में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया कि जब से ये मतलब जो इनके पास जो डेटा है कि किन्होंने बॉन्ड खरीदा और मतलब किन्ने बॉन्ड खरीदा और किस कंपनी ने उसे भुनाया, ये जो भी डेटा है ना, जब से चुनावी बॉन्ड जारी किया गया था वो सारा डेटा ये निर्वाचन आयोग को सौंपे। कब तक? इन्होंने मतलब 6 मार्च 2023, ठीक है, 6 मार्च 2024 को ये पूरा डेटा इन्होंने निर्वाचन आयोग को सौंपने की बात कही कि किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई को ऐसा कहा। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इन्होंने प्रस्तुत की। कब? 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च को ये याचिका प्रस्तुत की कि ये जो डेट है 6 मार्च 2024, तब तक हम डेटा जो है वो निर्वाचन आयोग को नहीं दे पाएंगे। और क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड खरीदने वालों का नाम और जिन्होंने बॉन्ड को भुनाया, यानी कि जो वो पॉलिटिकल पार्टी, इन दोनों का डेटा अलग अलग फॉर्मेट में है, तो इन दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको 30 जून तक का समय चाहिए, है ना। ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने तर्क में कहा। इन्होंने 30 जून तक का समय मांगा, है ना। लेकिन पुनः एडीआर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने, है ना, इस पर टिप्पणी की, इस पे पुनः याचिका दायर की कि ये जो 30 जून तक का समय है ये काफ़ी लेट हो जाएगा और तब तक जो है वो चुनाव भी हो गए होंगे, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका डेटा जल्दी रिलीज़ करने के लिए इन्होंने अपनी याचिका में, है ना, ऐसा याचिका लगाई। फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को फिर इस फैसले पे सुनवाई की। कब? 11 मार्च को, ठीक है, 11 मार्च 2024
और अपने 11 मार्च के दिन अपने फैसले में एसबीआई को कहा कि ठीक है, आपको जो दोनों जो डेटा है वो मैच नहीं करना है, जो भी आपके पास डेटा जो रॉ फॉर्म में है उसको आपको निर्वाचन आयोग को 12 मार्च यानी कि उसके अगले ही दिन, ठीक है, 12 मार्च तक आपको ये निर्वाचन आयोग को सौंपना ही होगा। और साथ ही में निर्वाचन आयोग से कहा कि ये डेटा 15 मार्च तक वो अपने वेबसाइट में पब्लिश करे इस डेटा को। तो फिर आगे 12 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ने जो पूरा डेटा था वो निर्वाचन आयोग को सौंपा और निर्वाचन आयोग ने इसे फिर अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। तो अब जो निर्वाचन आयोग ने जो अपने वेबसाइट पे ये डेटा जो पूरा पब्लिश किया, तो जब ये बाहर आया सामने तो फिर ये बहुत सारे उसमें कयास लगाए जाने लगे, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो आखिर वो जो डेटा पब्लिश किया गया उसमें मतलब किन्होंने कितने का बॉन्ड खरीदा है और कितना किस पार्टी को मिला है। लेकिन इसमें अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि किसने किसको चंदा दिया, है ना। ये बात हमको पता है कि इस पार्टी को इतना मिला और इस पार्टी ने मतलब इस व्यक्ति ने इतना खरीदा, लेकिन क्या जिस व्यक्ति ने जो बॉन्ड खरीदा है वो किस पार्टी को दिया है ये पता नहीं चल पाया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास न्यूज़पेपर का कटिंग भी है 15 मार्च का और 16 मार्च का। तो इसमें जो प्रमुख टॉप 10 जो चंदा लेने वाले हैं उनका नाम मेंशन है। तो सबसे जो टॉप 10 चंदा देने वाले हैं अगर हम उनके संबंध में बात करें तो सबसे पहले जो नाम है जिनका मतलब जो कंपनी है वो है फ्यूचर गेमिंग। ये मुख्यतः एक लॉटरी है ना, ये लॉटरी का बिज़नेस करती है और इसके जो मतलब फाउंडर यानी जो ओनर हैं सेंटियागो मार्टिन, उन पे बहुत सारे चार्जेस हैं आईपीसी की भी, उन पे बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं और इन्होंने टोटल 1368 करोड़ रुपए, है ना, टोटल 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है मेगा इंजीनियरिंग, इन्होंने 980 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हुए हैं। इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन 410 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड अनिल अग्रवाल की कंपनी, इन्होंने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हुए हैं। इसके अलावा भारती ग्रुप है ना 247 करोड़ रुपए और भी। और ये जो मदन लाल लिमिटेड है ना, जो मदन लाल लिमिटेड है जिन्होंने 185 करोड़ रुपए के मतलब बॉन्ड खरीदे हुए हैं, इनका एक वित्तीय वर्ष में जो शुद्ध लाभ था वो लगभग 2 करोड़ है ना, 1,85 लाख समथिंग था। तो हम लगभग 2 करोड़ रुपए का इनका शुद्ध लाभ था, फिर भी इन्होंने 185 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। यानी कि जो 2 करोड़ रुपए जो कंपनी कमा रही है वो 185 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद रही है। इसके अलावा हम टॉप 10 चंदा अगर लेने वालों के मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी को, जो टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टी जिनको चंदा मिला, हम उनके संबंध में बात करें तो सबसे टॉप पे है भाजपा यानी कि बीजेपी। इनको 6060 करोड़ रुपए का टोटल फंड मिला हुआ है, किससे, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। यानी कि आप देखें तो 50% से भी ज़्यादा का इनको इस पार्टी को फंड मिला हुआ है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, इनको 1609 करोड़ रुपए 1609 करोड़ रुपए का बॉन्ड मिला है। ये तृणमूल कांग्रेस ये जो पार्टी है वो वेस्ट बंगाल की एक क्षेत्रीय दल है यानी, और इसकी जो प्रमुख हैं वो ममता बनर्जी जी हैं। फिर ये क्षेत्रीय पार्टी होकर भी जो कांग्रेस एक मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उनसे ज़्यादा ये चंदा प्राप्त की है, ठीक है। तो कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पे है 1421 करोड़ रुपए के साथ। इसके अलावा बीआरएस, बीजेपी, डीएमके और भी शिवसेना, राजद और भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा हम इस पे बात करें कि कंपनियां जिन्होंने छापेमारी के बाद चंदा खरीदा है ना, यानी कि जिनके पास जिनके कंपनियों पे या फिर जिनके पास छापे पड़े, इसके बाद कौन कौन सी कंपनी ने पॉलिटिकल फंडिंग की यानी कि ये बॉन्ड के माध्यम से, अगर हम उस पर चर्चा करें तो सबसे पहले ये जो फ्यूचर गेमिंग सेंटियागो मार्टिन की जो कंपनी है, इनके यहाँ जो कार्रवाई हुई वो 2 अप्रैल 2022 को छापा पड़ा है ना, और इसने बॉन्ड खरीदे उसके मतलब 5 दिन बाद ही यानी कि 7 अप्रैल 2022 को
इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा अरबिंदो फार्मा, इनके यहाँ 10 नवंबर 2022 को इनके एमडी को अरेस्ट किया गया और 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा टोरंटो पावर, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, इनके यहाँ भी छापा पड़ा और फिर उसके कुछ दिन बाद बॉन्ड खरीदे। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प ऑटोमोबाइल कंपनी 21 मार्च 2022 को इनके यहाँ छापा पड़ा और 7 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड खरीदे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।